Hello everyone, welcome to Synopsis IS. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Tech Current Affairs. So let's continue our discussion. हम जो है यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब इसमें एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, उस पर चर्चा करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या है कि एक रासायनिक परीक्षण होता है जिसमें जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीवित जीवित जो है लिविंग थिंग्स का अ, एक जेनेटिक मेकअप तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एक केमिकल टेस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है इसमें। इसमें या तो ब्लड या बोन्स, हड्डियों या खून या बाल विथ रूट, मतलब जड़ के साथ जो अगर बाल के है, या लार होता है, या फिर सीमन या दांत, इन सब का यूज़ किया जाता है। और इसके जो यूजेज होते हैं ये होता है डीएनए सैंपल से किसी व्यक्ति की पहचान करना, ठीक है, या बायोलॉजिकल रिलेशनशिप यानी जैविक संबंध स्थापित करना दो इंडिविजुअल्स के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में। और ये जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करेगा, न्याय जो वितरण की व्यवस्था है। और ये जो है कन्विक्शन रेट को बढ़ा सकता है कि अगर जो कन्विक्शन रेट है उसको ये बढ़ा सकता है। और ये क्रॉस मैचिंग बिटवीन पर्सन्स हु आर रिपोर्टेड मिसिंग, जो पहले से बहुत समय पहले मिस हो गए या फिर मिलते हैं बाद में, तो उनको जो है उनका मैच बनाने के लिए डीएनए का सहारा लिया जाए, क्योंकि जो फिजिकल जो फिगर होगा या फिजिक होगा वो तो बदल चुका होगा। इट कैन आइडेंटिफाई डेड बॉडीज, मृतकों की पहचान भी इससे की जा सकती है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करें तो इसमें जो है जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए सहमति की ज़रूरत होती है। अगर जो विटनेस होगा, जो गवाह होगा, उस फ्रॉम द विटनेस टू द क्रिमिनल पीपल लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट रिलेटिव, सबसे जो है एक कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। और जो डीएनए टेस्ट है ये इसका जो है इसको छेड़छाड़ भी की जा सकती है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। और ये इट कुड बी यूज्ड फॉर ब्रीच ऑफ पायरेसी, जो गोपनीयता है उसका उसका हनन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन, ये जो है एक विशेष प्रकार का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, पर्सनली जो इनिशिएशन होता है, जिसमें जो माइक्रोकांड्रियल डीएनए होता है वो किसी तीसरे पक्ष से आता है। और जब वो मदर्स होती है, अगर कोई मदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का शिकार है, उसको कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, तो जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो किसी दूसरे पक्ष से लिया जाता है जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ये थेरेपी यूनाइटेड किंगडम में अप्रूव की गई है। और टाइप्स जो होते हैं एमआरटीपी के, कैन बी डन बाय टू मेथड्स फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए दो मेथड से की जा सकती है। एक जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है, इसमें जो मदर का एग होता है विथ माइक्रोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मल, जो असामान्य जो खराब होता है माइक्रोकॉन्ड्रियल जो होता है, इसमें से एग निकाला जाता है। और एंड द डोनेटेड एग विद द नॉर्मल माइट्रोकॉन्ड्रियल्स आर फर्टिलाइज, ठीक है। और जो डोनेटेड एग्स होते हैं उनको जो है नॉर्मल माइट्रोकॉन्ड्रियल से फर्टिलाइज किया जाता है। Then the pronucleus form of the normal mitochondria are destroyed and the pronucleus from zygote to the abnormal mitochondria is transferred to the empty zygote. After this, the embryo with the normal mitochondrial and the maternal and parental genome is transferred to the uterus. उसके बाद से जो उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और हम देखते हैं अब स्पिंडल ट्रांसफर, दूसरा जो होता है स्पिंडल ट्रांसफर। स्पिंडल जो होता है वो क्रोमोजोम्स फ्रॉम द नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल्स आर रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड। क्रोमोजोम से जुड़ा होता है जो कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल जो से हटा दिए गए हैं या डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। उसके बाद से जो मदर्स एग है उसको एबनॉर्मल या जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल है उसको डोनर के जो खाली एग होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है।
or the reconstituted egg is fertilized with the sperm from father and embryo with the normal mitochondrial and maternal and paternal genome is transferred into the यूटरस. मैटरनल और पैटर्नल जो जीनोम्स होते हैं वो इसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सॉरी, ART, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. द स्पर्म एंड द एग्स आर हैंडल्ड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं होता है, लेकिन वो बाहर बाहर आउटसाइड में होता है. इसमें जो है ऑल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि बोथ एग्स एंड एम्ब्रॉयज आर हैंडल्ड. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आता है, और ये जो है काफ़ी मतलब कॉमन टाइप का ART है. अब टाइप ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो है अंडे को जो है एग को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है महिला के गर्भाशय से. ठीक है, और फिर से इनमें स्पर्म को मिक्स किया जाता है ताकि जो है वो जेमेट या एम्ब्रॉयो बनाए. ठीक है, और फिर जब जीमेट और एम्ब्रॉयो होता है उसको वेजिना के रास्ते जो है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द वुमेन जो वेजिना होता है उसके रास्ते प्रेगनेंसी के लिए डाला जाता है. ऑब्टेन्ड बाय प्रेगनेंसी. आप यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझ सकते हैं. ठीक है, सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहती है. ये जो है एक ART प्रोसेस है जहाँ पे जो इच्छुक दंपत्ति होते हैं वो एक सरोगेट मदर, इसको हिंदी में हमारे वहाँ किराए की कोख बोलते हैं. ठीक है, जो उनके बच्चे को अपने पेट में पालती है. तो जो प्रेगनेंसी है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कराया जाता है और उसको सरोगेट मदर के वूम में डाला जाता है. ठीक है, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ETT क्या होता है? जो एम्ब्रायो और या जाइगोट होता है वो डोनर फीमेल के द्वारा एक से लिया जाता है. ठीक है, और जो फीमेल के द्वारा लिया जाता है, और एम्ब्रायो जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फीमेल एंड हायर जेनेटिक मेरिट्स एंड ट्रांसफर्ड टू ए recipient surrogate for the rest of the pregnancy, and it is being used for development of conservation of indigenous breeds in राष्ट्रीय गोकुल मिशन. ठीक है, जो ये इसका प्रयोग जो है एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो स्वदेशी नस्लें हैं उनको संरक्षित करने और उनके विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय बोविन प्रोडक्शन नेशनल डेयरी प्लान 1 और जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है इंस्टीट्यूट उसमें किया जा रहा है. और जैसे कि इंडिजिनस काउ ब्रीड्स जैसे होती हैं साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और अंगोल, डियोनी एंड वेकटूर, ये जो है सरोगेट्स की रेसिपेंट्स होंगी. थ्री पेरेंट्स बेबी, ये 3 पेरेंट्स बेबी का क्या कॉन्सेप्ट है? जो 3 पेरेंट्स बेबी हैं ये एक ह्यूमन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ 1 एंड 2 वुमेन. तो एक आदमी और 2 महिलाओं के संयोग से जो बनता है बेबी, वो उसको जो है 3 पेरेंट्स बेबी कहते हैं. इसमें जो है ART टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, बेसिस करके जो है माइक्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट. जो जिस वीमन को एक तो उसका एग यूज किया जाएगा और दूसरी वीमन का माइक्रोकार्डियल जो DNA होगा वो यूज किया जाएगा और स्पर्म एक पुरुष का होगा. ठीक है, तो ये 3 पेरेंट्स बेबी कहा जाते हैं. इसमें जो है एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF का प्रयोग किया जाता है और माइट्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी यूज इसमें किया जा सकता है, किया जाता है इनफैक्ट. ठीक है, it is used to replace mother's faulty mitochondrial DNA with healthy mitochondria from a donor woman during the IVF process. The child will have nuclear DNA from the couple and the mitochondrial DNA from the donor woman. Hence, such baby gets a name 3 parents baby. However, the child is still conceived from 2 parents. The donor is mitochondrial contribute just 37 genes to the child and compared with the more than 20,000
from the parents. It is negligible and far less than one would gain from a blood transfusion or organ transplants. No other characteristics in terms of intelligence, eye color, hair color, and height are changed. UK became the first country to have officially approved procurement procedures to create three parents babies. Issues involved in the ART and the TPT, कुछ जो है इशूज हैं जैसे कि लैक ऑफ रेगुलेशन या नियमों का जो है रेगुलेशंस का कमी है। और जो है मोस्टली 50% जो IVF साइकिल्स हैं इंडिया में वो अनऑर्गेनाइज्ड क्लिनिक है, असंगठित क्लिनिक है। और उनका जो है उनमें अनुभव का भी कमी है और ये जो है अनैतिक इसको जो है प्रैक्टिस भी माना जाता है। एंड लैक ऑफ ART penetration, only 1% in fertile population comes forward for evaluation, and less than half of these are prescribed treatment. Safety issues क्या है? Long term evolutionary consequences on the heredity and future generations are known. Religious ground पे भी इसमें है कुछ human replacing the god, लोग भगवान को रिप्लेस कर रहे हैं. Objections are mostly raised with the pro-nuclear transfer techniques, which involves creating and destroying a fertile eggs to create another embryo. एथिकल इश्यूज क्या है इसमें? इसमें जो इट कैन बी मिसयूज टू गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड और डिजाइनर बेबीज, ठीक है, डिजाइनर बेबीज बनाए जा सकते हैं इससे। एंड इट कुड पोटेंशियली लीड टू जेंडर सिलेक्शन, लिंग जो है निर्धारण पर की तरफ ये जा सकता है। और जो लैंगिक विभेद है महिलाओं के खिलाफ इन द सोसाइटी, वो उसको आगे बढ़ा मतलब उसको प्रमोट कर सकता है। वे फॉरवर्ड में बात करें तो ART techniques should be administered in the regulated environment, and it should be used to prevent fatal disease, ensuring that it is not misused and only the needy ones get access to it. सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। मेयोसिस एंड मिटोसिस क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिविजन्स। कोशिकाओं के जो विभाजन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेयोसिस और दूसरा होता है मीटोसिस। तो जो मेयोसिस होता है ये इट इज द टाइप ऑफ सेल्स डिवीजन दैट क्रिएट्स एग एंड स्पर्म सेल्स, जो अंडे और स्पर्म्स की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ए सेल डुप्लीकेट्स ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग इट्स क्रोमोसोम्स एंड स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। एंड मेक ये जो मेयोसिस होता है मेक डिस्टिंक्ट जेमेट्स या डायप्लॉइड्स या हैप्लॉइड्स। क्लोन्स बेबी सेल्स ये डायप्लॉइड्स एंड डायप्लॉइड्स ही होता है मेयोसिस। हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो ग्रंथियों के द्वारा, जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, इनको इधर से उधर पहुंचाया जाता है टू टारगेट डिस्टेंस ऑर्गन्स एंड रेगुलेट साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर। जो जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वहाँ तक इनको ले जाया जाता है और ये क्या करते हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक और व्यवहार होते हैं हार्मोन्स, उसको ये कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं हमारे अंदर बॉडी में, कभी गुस्सा आता है तो उसमें भी हार्मोन डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। और जब एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा, जब हमारे को गुस्सा आता है। एंड दे हार्मोन्स आर आवर बॉडी केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारे शरीर का क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। और दे वर्क स्लोली, ये धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, समय के साथ। और दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड अफेक्ट्स मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को भी ये अफेक्ट करते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो होता है ये एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और कंसिस्टिंग, इसमें जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं।
और ये जो मेन सब्सटेंस होता है ये प्लांट सेल्स होते हैं, और ये प्लांट्स को जो है सीधा खड़ा रखने में मदद करते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डाइट ऑफ एज फाइबर। ये फाइबर्स के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो है RH विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। और जो इनका मेन क्राइटेरिया है वो सेल्स के स्ट्रक्चर जो है, उसकी संरचना, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो पोषण की का मोड है, एंड रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, इसको जो है देख करके इस क्राइटेरिया के आधार पर वो करते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस जो है वर्गीकरण में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो जो है पूरी तरीके से जीवित नहीं माने जाते। और जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास, जिनके पास सेल है वो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब देखो यहाँ पे किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया से है, और बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर है, एक ही मेंबर है इसमें किंगडम मोनेरा में, वो है बैक्टीरिया। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया ऑकर्स मोस्टली एवरीवेयर, हर जगह पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि सॉइल बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, आपके शरीर में या ज़मीन पे, फर्श पे। ये देखो, ये है होते हैं कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आकार भी आप यहाँ पे देख लो, स्पोर, वैसिलस, विब्रियो, फ्लैगलम, स्पेरिला, कोकी, ठीक है। और ये जो है किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी रह सकते हैं, लाइक एक्सट्रीम स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, डेजर्ट्स में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशंस में भी रह सकते हैं। इन्होंने धरती के निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। कहा जाता है कि जो हमारा मानना है कि साइंटिस्ट का, कि सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा थी समुद्र में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया ही आए थे और उन्होंने सिलिका की मात्रा को कम कर दिया, और वो आज जो है ना, वो जो सिलिका है वो हमारे वहाँ मिनरल्स के रूप में ज़मीन के नीचे दबे पड़े हुए हैं, जो आयरन मिलता है, ठीक है। मेनी ऑफ देम लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो है वो या तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या पैरासाइट्स हैं, सॉरी, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। और इसमें से कुछ जो है आउटोट्रॉफिक होते हैं, आउटोट्रॉफिक, और दे में फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक और शेमोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक हो सकते हैं। आउटोट्रॉफिक का मतलब जो स्वयं जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ आइटोट्रॉफिक्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम आर हेट्रोप्स। किंगडम किंगडम जो होता है, किंगडम प्रोटिस्टा, क्या है किंगडम प्रोटिस्टा, ये सारे जो सिंगल सेल्ड हैं यूकेरियोट, ये जो है प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जो भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोटिक्स होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, वो प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज है वो अच्छे से डिफाइन नहीं की गई हैं। और ये व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटीसन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट और अनदर, एंड साइरोफाइट्स एंड dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. Members of the Protista are family aquatic. जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो विशेष रूप से जलीय होते हैं। और ये किंगडम जो होता है ये एक लिंक फॉर्म करता है जो है जो अन्य प्लांट्स और एनिमल्स और फंगीज होते हैं उनके बीच में। और ये अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो असेक्सुअली and sexually by the process involves cell fusion and zygote formation. किंगडम फंगी, फंगी किंगडम जो है नेक्स्ट डिवीजन है, और ये जो है हेट्रोफिक्स ऑर्गेनिजम्स के किंगडम बनाता है। जो फंगीज आर कॉस्मोपॉलिटन,
एंड ये चारों तरफ होते हैं, लाइक एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, एनिमल्स पे भी होते हैं, प्लांट्स पे भी होते हैं। एंड ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ज़्यादा होते हैं जो फंगी होते हैं। एंड दो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, जैसे कि फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड, मतलब एक जो है गीले ब्रेड पे और मशरूम पे, ठीक है, ये फंगी पाए जाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, फीजन के माध्यम से, बडिंग के माध्यम से इनका रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ दोनों होता है, एक्सेप्ट फॉर ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। जो ईस्ट हैं जो वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें जो है फंगी आर फिलामेंटस, इसको छोड़कर बाकी फंगी फिलामेंटस होते हैं। एंड देयर बॉडीज कंसिस्ट लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। हाइफे कहा जाता है जो इनके शरीर का जो एक धागे के नुमा आकार होता है उसको। एंड फिलामेंटस क्या होता है, ये इसका मतलब होता है जो है जो व्यास में जो है ये पतले होते हैं और रिजेंबल्ड इन ए थ्रेड, एक धागे के रूप में रिजेंबल होते हैं। अगर हम बात करें फंगी के प्रकारों की, तो जो मैक्सिमम जो फंगी होते हैं वो हेट्रोफिक होते हैं, और ये एब्जॉर्ब्स soluble organic matters from the dead substrate and hence they are called स्पैरोफाइट्स। स्पैरोफाइट्स कहे जाते हैं कि जो soluble organic matters होते हैं उनके सबस्ट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर परजीवी होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये सिम्बायोनेट में भी रह सकते हैं। सिम्बायोनेंस मतलब किसी के साथ, जैसे कि इन एसोसिएशन विथ एल्गे एज लीचेंस, ठीक है, एल्गे के साथ लीचेंस के रूप में रह सकते हैं। विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो ऊंचे जो पौधे होते हैं उसके रूट्स के साथ मायोकॉर्जिया के रूप में रह सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, सम यूनिसेलर फंगीज आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ जो एक कोशिकीय फंगी होते हैं उनको ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईस्ट हो गया। और जो कुछ फंगी होते हैं वो बीमारियों के कारण भी बनते हैं पौधों में या एनिमल में, जैसे कि जो गेहूं होता है उसमें रस्ट काजिंग ट्यूसिनिया जो रोग होता है वो फंगी की वजह से होता है। और कुछ जो है एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेनिसिलम जैसे कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है। एंड वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। हम जो है पौधों जो खाना होता है हमारा उसको फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उसमें हम जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटिया, प्लांटे। ये जो है इसमें सारे यूकैरियोटिक जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो यूकैरियोटिक होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें। और ये जो है पौधे कहे जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में यूज़ किया जाता है। इसमें से कुछ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोफिक्स, कुछ जो है आंशिक रूप से हेट्रोफिक होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में है ब्लैडर वोट या बीनस फ्लाई ट्रैप होता है इसमें, और ये पैरासाइट कस्क्यूटा होते हैं। जो अगर इसकी बात करें एल्गे एंड ब्रायोफाइट एंड पेट्रिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। जो प्लांट्स की कोशिकाएं होती हैं उनका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हमने पहले बात किया हुआ है। और विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल्स मेनली मेड सेल्यूलोज। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया जो है हेट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो भी आते हैं, और ये मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय होते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका दीवार नहीं होती है, कोशिका वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, सॉरी इसको बोलते हैं, हम दीवार बोल रहे हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो है प्लांट या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, खाने के लिए। और ये इंटरनल कैविटी के कारण जो है अपने खाने को पचा पाते हैं, और ग्लाइकोजन के या फैट के रूप में जो 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 एक्स्ट्रा खाना होता है, जो जो बच रिजर्व फूड होता है उसको, जो फूड होता है उसको
स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाई इंजेक्शन ऑफ फूड एंड दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, एक जो है निश्चित वृद्धि का पैटर्न फॉलो करते हैं। हायर फॉर्म्स shows elaborated sensory and neuromotor mechanism and most of them are capable of locomotion, इसमें से बहुत सारे जो है लोकोमोशन की क्षमता रखते हैं। कुछ जो है रिप्रोडक्शन होते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कैपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल followed by embryological development. Virus, viroids, prions, and lichens. In Five Kingdoms classification Whittaker, there is no mention of lichens. Lichens का कोई mention नहीं किया है, ठीक है। And some cellular organism like virus, virus and prions. Virus के बारे में हमने काफ़ी बात करी थी इसमें, ठीक है। फिर कुछ और भी बात कर लेते हैं। वायरस जो होता है ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है और ये केवल लिविंग थिंग्स में जो है बढ़ता है। और जो वायरस होते हैं वो ट्विलाइट जोन्स को ऑक्युपाई करते हैं और जो कि लिविंग और नॉन लिविंग क्षेत्र को कहते हैं ट्विलाइट जोन्स। ट्विलाइट जोन जो है इन दोनों के बीच में होता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। एंड डू नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियर एसिड आइदर डीएनए या आरएनए। और जो वायरॉइड्स होते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और वायरस से छोटे होते हैं, इनका नाम वायरॉइड रखा गया है। और ये एक फ्री आरएनए होते हैं और इट्स आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो आरएनए होता है उसका जो भार होता है वो कम मतलब लो मॉलिक्यूलर होता है। एंड लाइक द प्रोटीन कोड, इनमें प्रोटीन कोड्स नहीं होता है। एंड इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो आलू में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है वो इसकी वजह से होता है, वायरॉइड्स की वजह से। तो इसमें कुछ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स जो है ये एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स और ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज को के एजेंट्स होते हैं और ये साइज में वायरस के बराबर होते हैं। डिजीज के अगर उदाहरण की बात करें तो बोबिन स्पोंगिफॉर्म इंसेफ्लैथी एंड मैड काउ डिजीज, इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, आप यहाँ से देख लो, ठीक है। यही जनरली पॉपुलर वर्ड है और ये पूछा जाता है एग्जाम में अगर, तो ये जो प्रायंस होते हैं, प्रायंस, इनकी वजह से मैड काउ डिजीज होता है। और इट्स एनालॉगस वेरिएंट श्योर जैकोब डिजीज जो होता है जो ह्यूमंस में वो इसके ही समान होता है। जो ये मैड काउ डिजीज है वैसा ही ह्यूमंस में जो है जैकोब डिजीज होता है। लीचेंस क्या होते हैं? जो लीचेंस होते हैं, लीचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गे एंड फंगी। सिम्बायोटिक का मतलब एक साथ चलने वाला, मतलब सिम्बायोटिक। और जो द एल्गे कंपोनेंट इज आउटोट्रॉफिक, ठीक है, एल्गे आउटोट्रॉफिक होते हैं और एंड इनको जो है साइटोबायोन के नाम से जानते हैं। और ये जो अपना एल्गो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ये खाना फंगी के लिए बनाते हैं। एल्गे जो होते हैं, जो एल्गे होते हैं वो खाना किसके लिए बनाते हैं? फंगी के लिए बनाते हैं। एंड द फंगल कंपोनेंट इज हेट्रोफिक, जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेट्रोपिक होता है, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और ये मायोकॉम्बियन के रूप में भी जाने जाते हैं। फंगी प्रोवाइड शेल्टर, फंगीज को जो है शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं और जो एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो खनिज जो पोषक तत्व होते हैं और जो पानी होता है वो सारा कुछ जो है अपने जो सहयोगी होता है, पार्टनर होता है, उसी से लेते हैं। लाइक कौन है उनका सहयोगी? एल्गे, ठीक है। तो ये सब इससे लेते हैं। एंड लीचेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये काफ़ी मतलब इनको ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। लीचेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते हैं,
ठीक है, अगर लीचेंस जो है गायब हो जाते हैं कहीं से, दैट मीन्स कि वो एरिया क्या हो गया है, वो एरिया पॉल्यूटेड हो गया है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।